हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय। CH-249 ब्लैक लोट्स ऑर्गेनाइजेशन। शौर्य अब अपने अगले पड़ाव की ओर निकलने के लिए तैयार था। उसका अगला पड़ाव रसिया और चीन के बॉर्डर पर स्थित एक अपने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो दानव पूजक थी। इनका मकसद बहुत ही आसान था। साइबेरिया के जंगलों में पल रहे अर्ध दानवों को पोसना और उन्हें इंसानी मांस और बाकी चीजें देना। साथ ही ये लोग एक ऐसे युद्ध कला का अभ्यास करते थे जिसका उपयोग करके ये लोग इंसानी दिमाग को काबू करके उन्हें अपना गुलाम बनाते थे। साथ ही इन्हें मुर्दों की सेना भी बनाने की विधि आती थी। सिस्टम ये सारी जानकारी शौर्य के साथ साझा कर रही थी। तभी शौर्य ने सिस्टम से पूछा, तुम इसका इतना बिल्टअप दे रही हो तो इसका नाम क्या है? ये सुनकर सिस्टम बोली, होस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन को डार्क लोट सेक्ट या ब्लैक लोट्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक ऐसे तांत्रिक जो मुर्दे नियंत्रित करके उनसे काम करवाते हैं और दूसरे अर्धदानव जाति के भेड़िया मानव। ये सुनकर शौर्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन कली को भेड़िया मानवों की सेना भेजती थी। ये सुनकर सिस्टम आगे बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है। इस प्रजाति के दानव पहले ही दानव आयाम में कैद है तो इनका उनसे सीधा संबंध होना मुश्किल है। ये लोग एक दूसरे से सिर्फ गुप्त संदेशों से ही कनेक्टेड रहते हैं जैसे कली और प्रधानाचार्य थे। शौर्य ने इस बात को समझते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और फिर आगे बोला, तो सिस्टम अब मुझे तुम क्या समझाना चाहती थी? ये सुनकर सिस्टम बोली, ज्यादा कुछ नहीं, मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि यहाँ पहुंचने के बाद खुद के रोम छिद्रों को बंद कर लेना क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ऐसी चीज है जो आम इंसान को तुरंत एक दानव में तब्दील कर सकती है। साथ ही यहाँ तुम जिन्हें खत्म करोगे उनका पाप इतना ज्यादा है कि तुम्हारे पुण्य का ग्राफ तेजी से ऊपर चला जाएगा। अगर मैं अंदाजे से कहूं तो लगभग 10% से ज्यादा पुण्य तुम इसे एक जगह से कमा लोगे। सिस्टम बात सुनकर पहले शौर्य ने तुरंत अपने रोम छिद्रों को बंद कर दिया। उसके बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान को देखकर तभी सिस्टर ने उससे ताना मारा, होस्ट तुम्हारी हरकतों से तुम्हें युद्ध के देवता का वारिस नहीं बल्कि तबाही के देवता का वारिस होना चाहिए। ये सुनकर शौर्य जो हवा में उड़ रहा था अचानक अपना संतुलन खो बैठा और वह चिढ़ते हुए बोला, तुम तो रहने ही दो। मेरे जैसे मासूम लड़के पर इतनी सारी जिम्मेदारियों को डालकर मुझसे तुम सिर्फ काम करवाती हो और खुद मेरे शरीर के अंदर बिना कोई किराया दिए रहती हो। ये सुनकर सिस्टम भी गुस्से से बोली, हाँ हाँ पता है, पर तुम्हारा कौन सा काम मेरे बिना होता है? तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई जानकारी नहीं होती। वो तो मैं हूं, इसीलिए तुम्हें मैं तुम्हारे दिमाग में वह ज्ञान मुहैया कराती हूं और तब जाकर बाकी लोगों के सामने खुद के लिए वाहवाही बटोरते हो। कभी एक बार भी तुमने सोचा कि मुझे इस बात पर खुश होकर कोई चॉकलेट या पिज्जा बर्गर दिया जाए? जब तक मैं खुद ना मांगू तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। ये सुनकर शौर्य को बहुत बुरा लगा, पर सिस्टम सही तो कह रही थी। उसने तय किया कि वह अब आगे सिस्टम से बहस नहीं करेगा। अब तक शौर्य हिमालय को पार करके गोबी रेगिस्तान के बीच तक पहुंच गया था। इस गर्म रेगिस्तान को पार करके शौर्य चीन और रसिया के सीमावर्ती क्षेत्र के पास पहुंचा गया। ऊपर से शौर्य को डार्क लोट सेक्ट बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था, पर तभी उसे हवा में एक बैरियर महसूस हुआ। शौर्य तुरंत जमीन पर उतर गया और उसने उस बैरियर को अपने आयामी शक्ति से काटकर उस हिस्से में प्रवेश कर जाता है। अंदर आते ही अचानक शौर्य को इतनी तेज दुर्गंध महसूस होती है कि उसे उल्टी करने की इच्छा होती है। उसने अपनी नाक को रोक लिया और आसपास के नजारे को देखने लगा। शौर्य ने देखा कि वह एक ऐसी जगह था जहां पेड़ तो थे पर उन पर कोई पत्ते नहीं थे। जमीन तो थी पर वह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। पानी तो था पर वह खून से सना हुआ था। आसपास कई जानवरों और इंसानों की लाशें बिखरी हुई थी। कुछ लाशों के तो इतने टुकड़े किए गए थे कि उनके शरीर को पहचानना मुश्किल था। वातावरण में एक काली धुंध फैली हुई थी। ये धुंध किसी भी साधक के लिए पागल बना सकती है। इसी धुंध की वजह से शौर्य को अपने रोमछिद्रों को बंद करने के लिए सिस्टम ने कहा था। शौर्य ने जब अपने सामने की ओर देखा तो एक बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी दिखी और उस पहाड़ी पर मशालें जलती हुई दिखाई दे रही थी। शौर्य ने हल्के से उड़ान भरी और थोड़ी सी सांस ली। फिर एक बार सूखी नाक पर उस दुर्गंध ने हमला कर दिया, पर इस बार इसका असर बेहद कम था।
शौर्य उड़ते हुए पहाड़ी के तलहटी पर पहुंचा और उसने ध्यान से इस पहाड़ी को देखा। फिर उसने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके देखा तो पाया कि हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। कुछ लाशें और कुछ अर्धमानव यहाँ वहां सामान इकट्ठा करने के लिए दौड़ रहे थे। लाशों के नियंत्रक चाइनीज भाषा में लाशों को सूचनाएं दे रहे थे तो वही अर्धदानव भेड़िए उनके लोगों को एक अजीब भाषा में सूचना दे रहे थे। शौर्य को इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने सिर्फ इतना समझा कि ये लोग बड़े पैमाने पर हथियार एकत्रित करके युद्ध की तैयारी कर रहे थे। शौर्य के दिमाग में तुरंत घंटी बजी और वह समझ गया कि इसके पीछे कली का आदेश ही है। शौर्य फिर एक बार आसमान में उड़ान भरी और पहाड़ी के ऊपर के सिरे पर पहुंच गया। सिरे पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि नीचे सभी लोग हथियारों को लेकर एक बड़े से मैदान में एकत्रित हो रहे हैं। तभी शौर्य को सिस्टम की आवाज सुनाई दी, होस्ट मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए ताकि जब ये लोग एकत्रित आ जाएंगे तो हम इन्हें एक ही झटके में खत्म कर देंगे। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत कहा, तुमने एकदम लाख रुपए की बात कही है सिस्टम, तुम्हें मैं इसके बाद एक खास तोहफा दूंगा। ये सुनकर सिस्टम खुश हो गई। शौर्य वहीं पहाड़ी के जमीन पर बैठ गया और एक बार और सांस ली पर इस बार उसे कोई दुर्गंध महसूस नहीं हुई। उसने फिर अपनी सांस को रोकना बंद किया और सामान्य ढंग से सांस लेने लगा। कुछ ही देर में उस मैदान में लगभग सारे लोग एकत्रित हो गए पर इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड अभी तक नहीं आए थे। इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड एक जोड़ा था। वो दोनों पति पत्नी थे और उनके ही लीडरशिप में ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी। इन दोनों में जो पत्नी थी वह एक तांत्रिक थी और जो पति था वह भेड़िया मानव था। उन दोनों के नियंत्रण में सभी लोग काम कर रहे थे। कुछ ही देर में एक पालकी जो खूनी लाल रंग के कपड़े से ढकी हुई थी वहां पहुंच गई, जिसे 4 मुर्दे उठकर लेकर आ रहे थे। ये मुर्दे खास शारीरिक बनावट के थे। उनके शरीर किसी गठीले पहलवान की तरह दिख रहे थे। उन्हें देखकर ही कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि इनकी ताकत आम जिंदा लाशों से बहुत अधिक थी। जब वह पालकी वहां रुकी तो उसके अंदर से एक औरत निकली। उसे देखकर शौर्य की आंखें फटी की फटी रह गई। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी पूरी त्वचा दूध सी सफेद और एकदम मक्खन की तरह मुलायम दिख रही थी। उसके ओंठ एकदम लाल और बेहद रसीले थे। उसकी आंखें एकदम नशीली थी और जो भी देखे वो उसमें खो जाए। उसकी आंखों की पुतलियां एकदम काली और गहरी थी। उस औरत ने खड़े होकर अपने बालों को पीठ की तरफ झटक दिया। उसके ऐसा करते ही उसके शरीर से लिपटी उसकी लाल रंग की ड्रेस साफ दिखाई दी और शौर्य की आंखें अचानक बड़ी हो गई। उस औरत का शरीर बहुत ही ज्यादा आकर्षक और सुडौल था। उसका पूरा बदन उसके ड्रेस से आर पार दिखाई दे रहा था। उसके शरीर का हर एक अंग साफ दिखा दे रहा था। तभी सिस्टम और चंद्रहास शौर्य के शरीर से बाहर निकली और उन्होंने शौर्य की आंखों पर हाथ रख दिया। शौर्य ने अपना सिर झटक दिया और बोला, ठीक है, मैं अब उसे नहीं देखूंगा। प्लीज अब मेरी आंखों से हाथ हटा दो। ये सुनकर दोनों लड़कियों ने धीरे से उसके आंखों से हाथ हटा दिए। लेकिन सभी को मालूम है कि मेन विल बी मेन। शौर्य ने फिर एक बार उस औरत को आंखें भर कर देखा और उसके मुंह से अचानक निकल गया, भेड़ी क्या माल है यार। उसने इतना कहा ही था कि दोनों लड़कियों ने उस पर हमला कर दिया। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और फिर एक बार बोला, अब उसे नहीं देखूंगा, इस बार पक्का प्रॉमिस। उन लड़कियों ने और 2-4 फटके शौर्य के सर पर मारे फिर उसे छोड़ दिया। फिर भी उस औरत की खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि शौर्य ने उसे चोरी से देखना जारी रहा। शौर्य की नजरें इतनी गहरी थी कि उस औरत को अचानक अपने शरीर पर उसके सरसरी निगाहें महसूस हुई। उस औरत ने हर तरफ सिर उठाकर देखा पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तभी एक जोरदार घंटे की आवाज हुई और एक और काले रंग के कपड़े में ढकी पालकी उस मैदान के सामने दाखिल हुई। उस पालकी को 4 अर्धदानव भेड़िए उठाकर ला रहे थे। उन्होंने जब पलखी नीचे रखी तो उसके अंदर से एक जवान आदमी निकला जिसकी उम्र लगभग 35 के आसपास लग रही थी। वो किसी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर से कम नहीं लग रहा था। उसने आते ही उस औरत के पास जाकर उसके कसकर गले लगा लिया। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद दोनों अलग हो गए। जब शौर्य ने देखा कि उसके सारे शिकार एक ही जगह पर एकत्रित हुए हैं तो उसने चंद्रहास को तलवार में बदल लिया और खड़ा हो गया। जैसे ही शौर्य उठकर आगे बढ़ने वाला था तभी वह आदमी उन लोगों से बोलने लगा। उसकी आवाज सुनकर शौर्य को उसकी बात समझने की इच्छा हुई तो उसने सिस्टम की मदद से वहां मौजूद लोगों की भाषा को अपने दिमाग में ट्रांसफर करवा लिया। अगले ही पल उसे उस आदमी के बात साफ साफ सुनाई देने लगी।
मेरे लोगों, मालिक ने हमें आदेश दिया है कि अंधेरे का इस दुनिया पर राज कायम करने के लिए हमें आज से बाहरी दुनिया पर हमला करने का काम सौंपा है। आज तक मैंने आप लोगों को ज्यादा इंसानों को मारने से रोका था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुम्हें खुली छूट देता हूँ कि जितने ज्यादा इंसान मार सको उतने ज्यादा इंसान मारो। और हाँ, उनकी लाशें अपने तांत्रिक भाइयों को सौंप दो ताकि हम आने वाले समय में हमारी अपनी एक लाशों की सेना होगी। एक बार इस दुनिया पर दानव सम्राट कली ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन याद रखना कि इस पवित्र युद्ध में तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। आजकल इंसानों के पास काफी सारे आधुनिक हथियार हैं जिनका वे लोग उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए उनके साथ लड़ते समय बिल्कुल भी इन हथियारों को हल्के में मत लेना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। तो बोलो मेरे साथ, पाप का। तभी सभी मांत्रिक और भेड़िया मानव एक साथ चिल्लाए, राज हो, पुण्य का विनाश हो, धर्म की हार हो, अधर्म का विकास हो। तभी एक अर्धदानव चिल्लाया, भेड़िया सम्राट की। तब सभी लोग चिल्लाए, जय। तांत्रिक रानी मिन की जय। वहां मौजूद लोगों ने उन दोनों लोगों के नाम की जयकार लगाई। वो लोग इतने जोश में थे कि अगर वो इस वक्त बाहर गए तो जो तबाही मचेगी उसकी सिर्फ कल्पना करके ही शौर्य की सांसें तेज हो गई। शौर्य ने गुस्से से अपनी तलवार को हवा में उठा लिया और बोला, तुम्हें बड़ा शौक है ना इंसानों का शिकार करने का, तो चलो आज मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। इतना कहते हुए शौर्य ने कई सारे आध्यात्मिक पत्थर हवा में फेंके और पत्थर जमीन पर गिरते उससे पहले शौर्य उस मैदान के अंदर पहुंच गया। उसने अगले ही पल अपने हाथ से कुछ मुद्राएं बनाए और अगले ही पल एक लाल रंग का कवच उस जगह की चारों ओर फैल गया। ये कोई आम बैरियर नहीं था, बल्कि ये एक विशिष्ट बैरियर था। इसके अंदर फंसे लोगों को ये बैरियर उनके मरने के बाद उन लोगों की आत्माओं को कैद कर लेता है। शौर्य इस बैरियर से इन लोगों को ऐसी मौत देना चाहता था कि उनकी आत्माएं भी इसे याद रखेगी। जब आसमान में लाल रंग का कवच प्रकट हुआ, वहां मौजूद सभी लोग हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन तभी उन सभी को एक साया रानी मिन के पीछे दिखाई दिया। जब वहां खड़े मंत्रिकों ने शौर्य को देखा तो उन्होंने रानी मिन को उसके पीछे इशारा किया। जैसे ही रानी मिन पलटी, अचानक उसके ओंठ शौर्य के ओंठों से चिपक गए। शौर्य ने भी उसे उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी बाहों में भींच लिया और उसके ओंठों का पूरा स्वाद लिया। धीरे धीरे रानी मिन की त्वचा खराब होने लगी और उसका शरीर अचानक से सिकुड़ने लगा। उसकी आंखें, बाल और उसके ओंठ सफेद पड़ने लगे। वह अब किसी 60 साल की बूढ़ी औरत की तरह दिखने लगी थी। शौर्य ने उसका रूप बदलते ही उसे अपने से दूर फेंक दिया और अपने ओंठों पर जीभ फेरते हुए बोला, काफी स्वादिष्ट थी तुम। तभी अचानक एक मुक्का शौर्य के चेहरे की ओर आया, पर जैसे ही वह मुक्का शौर्य के चेहरे पर लगा, हड्डियों के चटकने की आवाज हुई और उस पर हमला करने वाला दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगा। शौर्य पर हमला करने वाला कोई और नहीं, भेड़िया सम्राट था। भेड़िया सम्राट संत अधिपति स्तर के योद्धा के बराबर की ताकत रखता था, पर उसका शौर्य के ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। शौर्य ने उसे ध्यान से देखा और बोला, अले ले ले बच्चा, डल गया। तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? शौर्य ने इतना कहा ही था, तभी रानी के इशारों ने वहां खड़ी 4 लाशों को हमला करने का आदेश दे दिया। वो 4 लड़े शौर्य पर झपट पड़ी, पर शौर्य ने उन्हें एक ही झापड़ में सीधा जमीन पर रेंगने वाले जानवर में बदल लिया। उन लाशों के चिथड़े हर तरफ फैल गए। शौर्य ने उन्हें नजरअंदाज किया और रानी की ओर देखते हुए बोला, मैडम मिन, अगर आप अगले जन्म में किसी खूबसूरत लड़की का जन्म लो तो मेरे चेहरे को याद रख लेना। उसका इतना कहना ही था, तभी रानी मिन के शरीर पर जो कपड़े पहने थे वो तुरंत ही काले रंग की आग के चपेट में आ गया था। धीरे धीरे वह आग रानी मिन को हर तरफ से निगलने लगी और कुछ ही सेकंड्स में राख में बदल गई। अब क्या करने वाला है शौर्य भेड़िया सम्राट के साथ? क्या शौर्य इतने लोगों को एक साथ खत्म कर पाएगा? क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो वह इस वातावरण को दानवों को पालने के लिए उपयुक्त बना रही थी?